नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 का कलाम प्री सेकंड ग्रेड देख रहे थे, जो परीक्षा से पहले एक परीक्षा है, फुल लेंथ टेस्ट है। 40 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक आप इस वीडियो में देखेंगे। और सबसे पहला जो क्वेश्चन आज आपका वो है, राजस्थान स्थित निम्नलिखित स्थलाकृतियों को उत्तर से दक्षिण के व्यवस्थित क्रम में पहचान कीजिए। ठीक है, उत्तर से दक्षिण का मतलब है ऊपर से नीचे की तरफ अपने को जाना है। सबसे पहले बात करें अपन विंध्य कगार की। विंध्य जो कगार आपकी, ये करौली मुख्यतः कहां पर है? करौली, धौलपुर, ठीक है, कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर, यहां से जो है ये जाती है कौन? विंध्य कगार भूमि। फिर बात करें बोराट के पठार की, तो बोराट का जो पठार आपका वो गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक है। गोगुंदा से कुंभलगढ़, यानी कि कुल मिला के कहां पर? उदयपुर राजसमंद में। उदयपुर राजसमंद में, ठीक है। फिर बात करें आबू पर्वत की। आबू पर्वत और गुरु शिखर अलग अलग चीज है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आबू जो पर्वत आपका ये सिरोही में है। कहां पर है? सिरोही में। और बात करें बागड़ प्रदेश या बांगड़ प्रदेश की, तो ये आपका शेखावाटी का जो भाग है, शेखावाटी प्लस में जो है इसके अंदर कुछ भाग आ जाता है हनुमानगढ़ का, ठीक है, और कुछ आ जाता है गंगानगर का। शेखावाटी का भी पूरा भाग नहीं आता है, आंशिक रूप से आता है। चूरू जो है वो शेखावाटी और बांगड़ दोनों का ही भाग है, ठीक है। तो यहां पर अब आपको पता चल गया होगा उत्तर से दक्षिण। तो सबसे ऊपर तो आपको बताइए बांगड़ प्रदेश है, सबसे उत्तर में गंगानगर हनुमानगढ़ है। तो सबसे पहले बांगड़ प्रदेश होगा, और बांगड़ प्रदेश 2 ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। फिर जो थोड़ा और नीचे आएंगे अपन बांगड़ प्रदेश के बाद में, तो अपने जो है कौन सी आएगी? करौली, उदयपुर या सिरोही में से कौन आएगा? तो करौली आएगी, क्योंकि करौली जो है बीच में है एकदम। तो यहां पर विंध्य कगार 2 नंबर पर आएगा, तो ये वैसे कैंसिल हो गया। फिर आपका थोड़ा और नीचे चलेंगे तो उदयपुर आएगा, और फिर और नीचे चलेंगे तो आबू पर्वत आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 42वां क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए मानचित्र के छायांकित भाग में जुलाई माह में सामान्यतः वायुदाब दर्ज किया जाता है। जो पुराने स्टूडेंट अपने चैनल पर, उनको पता होगा कि राजस्थान जलवायु में मैंने जो है ये मैप वाली सारी चीजें करवा दी थी आपको। तो ये आपकी जो है लाइन जो है, ये किस जो है रेखा को, जो है दाब रेखा को अंकित करती है? तो ये 1000 मिली दाब जो है, 1000 मिलीबार से अधिक जो दाब है उसको इंगित करती है। ये चीज अपन पहले देख चुके हैं। अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी, देखो 2 क्लास है, मैं यहां लिख देता हूं। एक तो राजस्थान कृषि के नाम से क्लास है अपनी, और एक राजस्थान जलवायु है। ये दोनों फर्स्ट ग्रेड के बेस पर मैंने बनाई थी, और गारंटेड यहां से जो है दोनों क्लासों से आप ये मान के चलो 3 से 5 क्वेश्चन, यानी कि लगभग 6 से 10 नंबर का मटेरियल आपके आ जाएगा। तो उन क्लासेज को जरूर देखें, और वहां ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। 43वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वन विभाग राजस्थान वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार राज्य में आरक्षित और रक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? राज्य में आरक्षित और जो रक्षित वन है उनका प्रतिशत कितना है? तो आरक्षित वन जो आपके ये जो है 36.94% है, और जो रक्षित वन आपके वो कितने हैं? 56.14। और फिर जो अवर्गीकृत वन है, अवर्गीकृत वन, और अवर्गीकृत वन जो आपके वो है 6.92%। लेकिन एक बात और मैं बता दूं कि इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, क्योंकि कई जगह आंकड़े इसमें गलत बताए हुए हैं, ठीक है, अलग बताए हुए, मतलब गलत नहीं कह सकते, अलग बताए हुए हैं। लेकिन ये 2025-26 की बात कर रहा है, और ज्यादातर जगह 2024-25 के आंकड़े हैं, और कई जगह 2025-26 के बता रखे हैं, वो थोड़े अलग आ रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा आप जो है क्लियर कर लेना। मेरे हिसाब से तो ये होगा, आरक्षित का कितना है? 36.94, और रक्षित आपका 56.14, और अवर्गीकृत वन आपके 6.92%। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 44। 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या के संदर्भ में विचार कीजिए। अभी कर लेते हैं। सबसे पहले राज्य का अनुसूचित जाति या लिंगानुपात 923 दर्ज है, ये ध्यान में रख लेना। राजस्थान का अनुसूचित जाति जो लिंगानुपात है वो 923 है। राज्य की अनुसूचित जाति जो 10 की वृद्धि दर है वो 26.1% है, ये भी ध्यान में रखना है। राजस्थान की जो अनुसूचित जाति है उसकी 10 की वृद्धि दर आपकी 26.1% है। राज्य का सर्वाधिक अनुसूचित जातीय लिंगानुपात वाला जिला राजसमंद है, ये बात जो है फर्स्ट ग्रेड में आ चुकी है, ठीक है। तो एससी का जो लिंगानुपात सर्वाधिक है वो कहां पर है? राजसमंद में, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या जयपुर जिले में, बिल्कुल ये भी सही है। और अगर अपन बात करें एससी जनसंख्या प्रतिशत की, एससी जनसंख्या अगर प्रतिशत की बात करें, तब आपका सर्वाधिक कहां पर है? तो सर्वाधिक है गंगानगर में, सर्वाधिक है
गंगानगर में। तो ये ध्यान में रख लेना आप। मतलब अगर संख्या की बात करें एससी की तो वो सर्वाधिक जयपुर में है, लेकिन अगर हम बात करें एससी की जो है सर्वाधिक प्रतिशत की जनसंख्या में तो वो गंगानगर में है। दूसरी बात ध्यान में रखना है, एससी की न्यूनतम संख्या, एक मिनट, एससी की जो न्यूनतम संख्या आपकी ये है आपकी डूंगरपुर में, और जो आपका न्यूनतम प्रतिशत है वो भी कहां पर है, न्यूनतम प्रतिशत भी डूंगरपुर में। तो ये दोनों डूंगरपुर होगा आपका, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या इसमें सही है, तो उत्तर हो जाएगा ए बी सी डी सत्य है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से आरसीडीएफ के तहत संचालित इकाइयों में से सुमेलित युग्म है। सबसे बात करें पहले आरसीडीएफ की, तो आरसीडीएफ क्या है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, या हम कह सकते हैं हिंदी में राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन या संघ कह सकते हैं, फेडरेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1977 में हुई, 1977 में। और इसके तहत जो है कितनी जिला दूध इकाइयां हैं, जिला दुग्ध संघ, तो इसके अंतर्गत जो है आपके 24 जिला दुग्ध संघ है। और इसके अंतर्गत जर्म प्लाजा स्टेशन नारवा खिंचियान जोधपुर में, तो सही है। विदेशी न्यूक्लियस फॉर्म बस्सी जयपुर में, सही है। चारा बीज फॉर्म बस्सी जयपुर में, बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक पशु आहार फैक्ट्री, और ये आपकी इसी के अंतर्गत है ये, और ये है झोटवाड़ा, और झोटवाड़ा आपको पता है कहां पर है, जयपुर में, झोटवाड़ा जयपुर में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें भी क्या है, सभी के सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन हो रहा है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करो, इधर नदी और इधर उद्गम स्थल है, कितने सुमेलित है वो बताना है। सबसे मतलब उद्गम स्थल है तो ब्राह्मणी, और इसी को बामणी नदी भी कहते हैं। बामणी और ब्राह्मणी एक ही नदी है, और क्या ये हरिपुरा की पहाड़ियों से निकलती है, तो बिल्कुल जो है आपकी बामणी जो नदी है आपकी, ये हरिपुरा की पहाड़ियां जो चित्तौड़गढ़ है या हरिपुरा गांव जो है वहां से निकलती है, ये एकदम बिल्कुल सही बात है। और चंबल और बामणी नदी के किनारे, चंबल प्लस बामणी नदी के किनारे जो है आपका भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, ये भी ध्यान में रखना है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं मेज नदी की, तो मेज जो है जावद की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, ये गलत है। मेज नदी निकलती है आपकी मांडलगढ़ से, ठीक है। कहां से, मांडलगढ़, और मांडलगढ़ कहां पर है, भीलवाड़ा में। तो ये है सुमेलित हो गया आपका, ठीक है। और ये भी आपकी चंबल की सहायक नदी है। पार्वती नदी की बात करें तो ये सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से निकलती है, बिल्कुल। फिर बात करें खारी नदी की, तो ये बनास की सहायक नदी है, किसकी, बनास की। और ये बिजराल ग्राम की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है, बिल्कुल सही है। एक अपनी जो मेज नदी है ना, इसकी जो है जो सहायक नदियां हैं वो है मांगली, इनको जो है डायरेक्ट चंबल की भी सहायक माना जाता है, लेकिन ये मेज की सहायक है। एक जो सबसे मेन नाम है घोड़ा पछाड़, कौन सी नदी, घोड़ा पछाड़, ये इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। तो ए सी डी 3 युग्म सही है इसमें, तो केवल 3 युग्म उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कितने सुमेलित है वो पूछा था। क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन में कि असत्य कथन की पहचान कीजिए, अभी कर लेते हैं। राजस्थान में सांसी जनजाति मुख्यतः भरतपुर तथा अजमेर जिलों में निवास करती है, बिल्कुल। सांसी जो जनजाति है ये क्या करती है, भरतपुर और अजमेर जिलों में क्या करती है, निवास करती है। इसके अलावा सांसी जनजाति के बारे में ध्यान रख लेना, इसके 2 वर्ग हैं, 2 भागों में बंटी हुई है। एक जो है इसको कहते हैं आप बीजा, और एक माला, ये 2 है। कई जगह बीजा माला की जगह नाम जो है विजा वह मावा भी मिलता है, तो दोनों नाम याद रख लेना, बीजा व माला या बीजा व मावा, ठीक है, दोनों अलग अलग नाम मिलते हैं। दूसरी सांसी जनजाति में कुकड़ी रस्म होती है, कुकड़ी रस्म किसमें होती है, सांसी जनजाति में होती है। फिर आपका उदयपुर की गिरवा व जाडोल पंचायत समितियों में सेरिकल्चर कार्यक्रम 1983 में शुरू किया गया। सेरिकल्चर जो रस्म से संबंधित है, ताकि जो यहाँ के आदिवासी लोग हैं उनको रोजगार मिल सके, तो ये 1983 में स्टार्ट किया गया, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है और ये भी। फिर दजिया दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि विधि है, बिल्कुल। दजिया व फरात नाम सुना होगा आपने, ये सारी की सारी जो है आपकी कृषि की पद्धतियां हैं, ठीक है। फिर राजस्थान सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना जो है 1975 में की गई, तो ये आपका असुमेलित है, तो ये उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अपने को असत्य कथन की पहचान करनी थी। तो जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना 1975 में की गई। अब आपके जो है इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार जो है कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है आपको, और यहाँ पर जो है महोत्सव दिए हैं। सबसे पहले ऊंट महोत्सव होता कहां पर है, बीकानेर में होता है। होता कब है, जनवरी में। कब होता है, जनवरी में, ठीक है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में, और माउंट आबू में ये होता है मई जून में, मई व
एक मिनट, मई जून में, ठीक है, एक मिनट। फिर बात करें वृक्ष महोत्सव खेजड़ली, ये सितंबर महीने में होता है। कौन से महीने में? सितंबर महीने में। दशहरा महोत्सव कोटा, ये सितंबर के अंत में होता है, सितंबर के अंत या फिर जो अक्टूबर में, अंत या अक्टूबर में, अक्टूबर या तो सितंबर के अंत में या अक्टूबर में। तो ये लाइन से जो एकदम सही सुमेलित है, पहला जनवरी में होता है, फिर मई जून में होता है, सितंबर में होता है, सितंबर के अंत अक्टूबर में। तो यहाँ पर ए बी सी डी ऑप्शन नंबर ए ही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान कृषि सांख्यिकी 2023-24, ठीक है, वर्ष 2023-24 के अंतिम आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित को असुमेलित युग्म बताना है। सबसे पहले इधर फसल है और इधर अग्रणी जो उत्पादक जो है जिले हुआ है। तंबाकू, तंबाकू जो है जालोर, कोटपुतली, बहरोड, बिल्कुल सही है। पहले अलवर होता था, जालोर अलवर, लेकिन जालोर अलवर के बाद में अब जो है जालोर, कोटपुतली, बहरोड हो गया। बिल्कुल सही बात है, तंबाकू जो है एकदम सही सुमेलित है। फिर बात करें अपन जो है कपास की, तो कपास जो है आपकी ये हनुमानगढ़ जयपुर की जगह, हनुमानगढ़ जयपुर की जगह गंगानगर हनुमानगढ़ होगा। सर्वाधिक गंगानगर, एक मिनट, सर्वाधिक गंगानगर और दूसरे नंबर पर हनुमानगढ़, ठीक है। फिर बात करें सरसों की, कलामजन जो इसका उत्तर मानना है वो ऑप्शन नंबर 2 मानना है। बात सरसों की करें तो ये टोंक अलवर में होती है, बिल्कुल। लेकिन जीरा जो है ना, जीरे में जो आपका आ रहा है वो जोधपुर, बाड़मेर आ रहा है कई जगह, ठीक है। तो ये आप क्लियर कर लेना। हालांकि ये सही है, बाड़मेर जोधपुर होना चाहिए इसका, लेकिन कई जगह जोधपुर बाड़मेर आ रहा है, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका बाड़मेर जोधपुर होगा। तो यहाँ पर कपास, कपास जो है ये गलत है, हनुमानगढ़ गंगानगर हनुमानगढ़ होगा, हनुमानगढ़ जयपुर नहीं होगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है वो बताना है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों का उच्चतम अनुपात रखने वाले क्षेत्र व देश वर्ष 2024 ओशिनिया महाद्वीप है। वर्ष 2024 का मतलब है प्रवास रिपोर्ट 2026 नई वाली की बात हो रही है। दोनों प्रवास रिपोर्ट मैंने करवा दिया है, क्योंकि जो आपकी 2024 प्रवास रिपोर्ट थी ना उसमें 2022 तक के आंकड़े थे और 2026 वाले में 24 तक के आंकड़े हैं। और इसमें जो महाद्वीप की अगर बात करें तो प्रवासियों का उच्चतम अनुपात रखने वाला क्षेत्र जो है वो ओशिनिया महाद्वीप है। और देश कौन सा है? कतर। पहले कौन था? यूएई, और अब है कतर। ये आपको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक जो है प्रवासियों का अनुपात रखने वाला देश तो कतर है, महाद्वीप ओशिनिया है, बिल्कुल सही बात है। विश्व प्रवास रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2024 में विश्व में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की कुल संख्या 304 मिलियन है, बिल्कुल सही है। ये बात भी मैं करवा चुका आपको। विश्व प्रवास रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2024 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या वैश्विक आबादी का 3.7% है, बिल्कुल ये भी करवा चुका। प्रवास कटिबंध सिद्धांत जेलेंस्की द्वारा प्रतिपादित है, तो ये नहीं है। प्रवास कटिबंध जो सिद्धांत आपका ये है ग्रिफिथ टेलर द्वारा, ठीक है। फिर जेलेंस्की का सिद्धांत कौन सा है? तो जेलेंस्की का सिद्धांत है आपका गतिशीलता संक्रमण मॉडल, संक्रमण मॉडल। तो ये जेलेंस्की का है गतिशीलता संक्रमण मॉडल, और जो आपका प्रवास कटिबंध सिद्धांत है ग्रिफिथ टेलर का है, ठीक है। प्रवासियों का उच्चतम अनुपात वाला देश तो कतर है, और द्वीप जो है वो महाद्वीप जो ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। 304 मिलियन आपके प्रवासी हैं, जो वैश्विक जो आबादी है उसका 3.7% है। क्वेश्चन नंबर 51। अब आपके जो है पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यूएनईपी विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम क्या थी? विश्व पर्यावरण दिवस मनाई जाती है 5 जून को, और 5 जून 2026 जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसकी थीम थी प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए, ये क्या थी इसकी प्रमुख थीम थी। अब कुछ और थीम मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करें जल दिवस की, तो जल दिवस कब आता है? तो जल दिवस आता है आपका 22 मार्च को, और इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी वाटर एंड जेंडर, वाटर एंड जेंडर, ठीक है। फिर बात करें इसका जो है नारा क्या था? थीम अलग है, नारा अलग है। इसका नारा क्या था? जहां जल बहता है, जहां जल बहता है सभ्यता बढ़ती है, सॉरी समानता बढ़ती है, समानता बढ़ती है, ठीक है। ये इसका नारा है जल दिवस का। फिर बात अपन कर लेते हैं पृथ्वी दिवस की। किसकी बात करते हैं? पृथ्वी दिवस। और पृथ्वी दिवस आता है आपका 22 अप्रैल का। कब आता है? 22 अप्रैल को। और पृथ्वी दिवस की जो थीम थी वो थी हमारी शक्ति, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, हमारा ग्रह, ठीक है। फिर एक और बच गया अपने जल दिवस, पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस, जैव
विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस, यह आता है 22 मई को। कब आता है? 22 मई को। और जैव विविधता दिवस की जो आपकी मतलब थीम थी वो है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर काम करना, ये इसकी थीम है। तो सारी थीम आपको याद रखनी है 500 की, ठीक है। पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए। जल दिवस के वाटर एंड जेंडर, और जल दिवस का नारा है जहां जल बहता है वहां समानता बढ़ती है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। जैव विविधता दिवस 22 मई, वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर काम करना। फिर निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है वो बताना है। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर चलने वाली पवन चिन्नुक को हिम बख्शनी भी पवन कहा जाता है। बिल्कुल, हिम बख्शनी मतलब जो है बर्फ को पिघला देती है, कारण कि एक गर्म हवा है। इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके। फिर पवनों की गति दाब प्रवणता बल के समानुपाती होती है। बिल्कुल, दाब प्रवणता बल क्या होता है? उच्च दाब और निम्न दाब के बीच का अंतर। तो पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, और ये जितना अधिक होगा इसके अंदर जो अंतर, उतनी जो है गति तेज होगी। इसलिए जो है दाब प्रवणता बल के समानुपाती होती है। उत्तरी गोलार्ध में जो सनातनी पवनें क्या होती है? स्थानीय पवनें या स्थायी पवनें होती है, उन्हीं को क्या कहते हैं? सनातनी पवनें कहते हैं। अपनी दाहिनी ओर विक्षेपित होती है। बिल्कुल सही बात है। और दक्षिणी गोलार्ध में किस तरफ होती है? दक्षिणी गोलार्ध में होती है बाईं तरफ, बाईं ओर। तो ये दोनों याद रखना है। फिर मानसूनी पवनें जो है ग्रहीय पवनें और स्थानीय पवनें और सनातनी पवनें एक ही चीज होती है, तो ये असुमेलित है। जो आपकी मानसूनी पवनें, ये आपकी एक समय के अंतर्गत चलने वाली पवनें, तो ये आपकी किसके अंतर्गत आ जाएगी? जो सामयिक पवनें हैं। कौन सी पवनें? जो आपकी सामयिक पवनें उनके अंतर्गत आती है, सामयिक पवन, ठीक है। और इसी सामयिक पवन के अंतर्गत एक और आती है दैनिक पवनें। कौन सी? दैनिक पवन। दैनिक जो पवन है वो भी किसके अंतर्गत आती है? सामयिक पवन के अंतर्गत आती है। तो 4 नंबर क्या है? असुमेलित है। फिर निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान करो। इधर पर्वत श्रृंखला, इधर स्थिति। ड्रैंकन्सबर्ग जो आपकी जो है जोहान्सबर्ग, ड्रैंकन्सबर्ग एक ही चीज है, मतलब बर्ग से याद रख सकते हो। दक्षिण जो अफ्रीका के अंतर है, साउथ अफ्रीका, ठीक है। पेनाइन पर्वत इंग्लैंड, बिल्कुल सही है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, बिल्कुल सही है। मैकडोनेल पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ड्रैंकन्सबर्ग वो चीन में ना होकर कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्राथमिक और द्वितीयक मानवीय क्रियाओं से संबंधित है? सबसे पहले गहन अनाज प्राथमिक है, बिल्कुल प्राथमिक है। लेकिन जो आपका आवधिक बाजार है ये तृतीयक है। ये क्या है? तृतीयक। तो ये गलत हो गया। फिर चीनी मिट्टी उद्योग का नाम आ गया, उद्योग नाम आते ही ये द्वितीयक हो जाएगा, द्वितीयक। और बीमा सेवाएं आपको पता है तृतीयक है, ये भी गलत हो गया। रोपण कृषि है, मतलब प्राथमिक है। और रत्न आभूषण उद्योग है, मतलब द्वितीयक है। क्या है? द्वितीयक। तो ये क्या हो गया? सही हो गया। टोकरी बनाना जो आपका प्राथमिक है, एक मिनट, टोकरी बनाना उद्योग टाइप से हो गया। टोकरी बनाना द्वितीयक है, ठीक है, प्राथमिक नहीं है, क्योंकि प्राथमिक से जो चीजें मिलती है उससे का काम ले रहे हैं, तो द्वितीयक है। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चतुर्थक है। कौन सा है? चतुर्थ। तो यहाँ पर उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन भरा, भारत के पूर्वी तटवर्तीय मैदान की चौड़ाई, जो पूर्वी मैदान आपका इस साइड वाला, उसकी चौड़ाई पश्चिमी तटवर्तीय मैदान से अधिक है। बिल्कुल सही है। पूर्वी तट की जो आपकी मैदान की जो चौड़ाई है वो पश्चिमी तट से क्या है? अधिक है। कारण क्या है कि पश्चिमी तट में जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां ना वो बिल्कुल तट के पास में है, इसलिए जो इतने बीच नहीं है पश्चिम दिशा में अपने, ठीक है। जबकि आपकी पूर्वी जो आपकी, एक चीज और ध्यान में रख लेना, कई चीजें आपको कंफ्यूज कर सकती है। पूर्वी तट अलग चीज है, पूर्वी घाट अलग है। देखो पूर्वी तट जो है ना, इसकी मैदान की चौड़ाई पश्चिमी तट से अधिक है, बिल्कुल, लेकिन पूर्वी घाट की चौड़ाई पश्चिमी घाट से कम है, पश्चिमी घाट से कम है। घाट अलग चीज होता है, कम है। घाट पहाड़ियों को कहते हैं। पश्चिमी घाट मतलब पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, एक पर्वत श्रृंखला आई है। पूर्वी घाट की पहाड़ियां, और पश्चिमी घाट ऊंचा भी ज्यादा है और ये नीचा भी जो है नीचा है थोड़ा, ठीक है। तो तट की बात हो तो पूर्वी तट ज्यादा चौड़े हैं, लेकिन बात अगर घाट की हो तो पूर्वी घाट छोटे हैं और पश्चिमी घाट बड़े हैं, ठीक है। तो ये बात सही है। पूर्वी तटीय मैदान में प्रवाहित नदियां जो है वो क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। बिल्कुल सही बात है, ये डेल्टा बनाती है। अब बात करते हैं जो है
ऑप्शन 3 उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की साइज स्पष्टीकरण देता है। स्पष्टीकरण का मतलब है कि अधिक अगर चौड़ा मैदान होगा तो हमेशा डेल्टा ही बनेगा, इसलिए स्पष्टीकरण सही है। और जो आपकी पश्चिमी तटीय नदियां हैं, पश्चिम तट वाली नदियां, ये क्या बनाती है? ये जवार नदमुख बनाती है। क्या बनाती है? जवार नदमुख, जिनको कहते हैं एचूरी। क्या बनाती है? एचूरी या जवार नदमुख। ठीक है। ये जो आपकी नदियां होती है ना, पूर्वी घाट जो तटीय नदियां होती है, ये क्या चलती है? शांत चलती है और चौड़ी होती है। ठीक है। और पश्चिमी घाट वाली जो नदियां हैं वो क्या होती है? तीव्रगामी होती है और संकड़ी चलती है, संकड़ी चलती है। तो ये आपको ध्यान में रखना। तो उत्तर ये सही स्पष्टीकरण इसलिए है क्योंकि जहां मैदान चौड़ा होगा ना वहीं डेल्टा बनेगा। अगर मैदान चौड़ा नहीं होगा, मैदान की लंबाई या चौड़ाई ज्यादा नहीं होगी, तो जो है आपका डेल्टा नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिण पश्चिमी मानसून में सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? तो आपका मानसून में सबसे पहले वर्षा प्राप्त करने वाला जो ऑप्शन है उनमें से आइजोल हो जाएगा, जो मिजोरम की राजधानी है। कहां की राजधानी है? मिजोरम की। सबसे पहले जो है अपना, जैसे ये भारत है तो मानसून यहाँ और यहाँ एक ही टाइम पर आता है, तो यहाँ जो है, यहाँ केरल का तो कोई दिया हुआ नहीं है ऑप्शन में, तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी। और उत्तर पूर्वी में आइजोल इसमें ऑप्शन में है। फिर चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 57। इधर नदी है, इधर सहायक नदी है, सुमेलित अपने को करना है। सबसे पहले अपन बात करें गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन सी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदियां जो है आपकी, एक मिनट, इंद्रावती, प्राणहिता। इसके अलावा और मैं बता देता हूं, वेणगंगा, पेनगंगा, पूर्णा, सबरी और मंजीरा, ये सहायक नदियां हैं। तो गोदावरी की सहायक नदियां इंद्रावती, यहां से एक क्वेश्चन 100% आने वाला, आप नोट करके देख लेना, एग्जाम होगा तब आपको पता भी चल जाएगा। तो गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती, प्राणहिता, फिर है वेनगंगा, पेनगंगा, पूर्णा, सबरी और मंजीरा। फिर चलते हैं अपन दूसरे पर, वो है ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र की जो है सहायक नदियां सियांग और लोहित है। इसके अलावा मैंने बता चुका धनसिरी, सुबनसिरी, ये सारी की सारी पहले ही करवा चुका मैं। धनसिरी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। सुबनसिरी है, सुबनसिरी, ठीक है। इसके अलावा जो है आपकी लोहित होगी, दिबांग है, ठीक है, तीस्ता है। ये तीसरी चौथी बार मैं बता रहा हूं आपको। फिर अपन चलते हैं अगले पर, वो है कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी जो है इसकी मालप्रभा और कोयना तो है। इसके अलावा कृष्णा नदी की सहायक नदी आप थोड़ा सा देख लें। कृष्णा की सहायक है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, ये महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी, ठीक है। तुंगभद्रा के अलावा जो है आपका ध्यान में रखना है पंचगंगा, पंचगंगा, ठीक है। घटप्रभा, घटप्रभा, ठीक है। भीमा, मुस्सी, और मुस्सी क्या है? हैदराबाद जो है, हैदराबाद इसी के किनारे बसा हुआ है, मुस्सी नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। और एक जो है दूध गंगा भी इसी की सहायक नदी है, दूध गंगा। तो दूध गंगा और पंचगंगा का ध्यान रख लेना, पंचगंगा और दूध गंगा किसकी है? कृष्णा की। लेकिन जो आपकी ये वेणगंगा, पेनगंगा, ये किसकी है? गोदावरी, ठीक। फिर बात करते हैं अपन कावेरी की। तो कावेरी की भवानी और काबिनी दो तो दी हुई है। इसके अलावा एक ध्यान में रख लेना अमरावती और एक हेमावती, हेमावती। ये जो है सहायक नदियां आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। तो जो जिस कलर में लिखा हुआ उससे क्या है? सुमेलित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित तेल शोधनशालाओं को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम के क्रम में लिखो। यानी इस साइड चलना है अपने को, पूर्व से पश्चिम की तरफ चलना। मथुरा आपको पता है उत्तर प्रदेश में, कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा जो आपकी कोयली, कोयली कहां पर है? कोयली जो है आपकी, और हल्दिया, हल्दिया तो आपको पता है पश्चिम बंगाल में है। कोयली जो है आपकी ये है गुजरात में, और बरौनी है बिहार में, बरौनी है बिहार में, ठीक है। बरौनी बिहार में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में और कोयली गुजरात में। पूर्व से पश्चिम चलना है तो सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले पूर्व में है सी। फिर जो है थोड़ा इधर चलेंगे तो कौन आएगा? बी, फिर आएगा ए और फिर आएगा डी। तो सी बी ए डी। तो सी बी ए डी कौन से में? सी बी ए डी, सी बी ए डी ऑप्शन नंबर 3 में उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 59। राइजोफोरा फोनिक्स, सुंदरी, बस सुंदरी नाम आते ध्यान में रख लेना कई बार, लेकिन सुंदरी नहीं आए तो ध्यान में रख लेना। राइजोफोरा और फोनिक्स आदि वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो ये मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। और मैंग्रोव वन सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। दूसरे नंबर पर है गुजरात, कौन है? गुजरात, क्रम याद रख लेना। तीसरे नंबर पर है अंडमान निकोबार, अंडमान
निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार, चौथे नंबर पर उड़ीसा, ठीक है, और पांचवें नंबर पर आंध्र प्रदेश, पांचवें नंबर पर आंध्र प्रदेश। और जो आपका उड़ीसा के जो आपके मैंग्रोव वन है इनको भितरकनिका कहते हैं, भितरकनिका कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात है, अंडमान निकोबार सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ये आपको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला केंद्र शासित अंडमान निकोबार है, बाकी क्रम आप याद रख सकते हो। और भितरकनिका मैंग्रोव वन उड़ीसा में पाए जाते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि अगले जो क्वेश्चन 61 नंबर से वो अपने अगले जो वीडियो होगा उसमें देखेंगे कि भारत में कुष्ठ रोग के प्राचीनतम प्रमाण, हाथ से बुना हुआ कपड़े का टुकड़ा, 11 कमलों का विशाल दुर्गनुमा भवन, ये मिलता है आपको बालाथल से, उदयपुर में ये, ठीक है। आहड़ सभ्यता का जो है सभ्यता स्थल है। इसके अलावा जो यहाँ क्या मिलता है, पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा और क्या मिलता है, लोहे गलाने की भट्टियां मिलती है, लोहे गलाने की भट्टियां, लोहे गलाने की भट्टियां। तो ये सारा का सारा मिलता है आपको कहां से, बालाथल सभ्यता से, जो उदयपुर में है। और ये आहड़ सभ्यता का सभ्यता स्थल है, आहड़ का सभ्यता स्थल है ये, आहड़ का सभ्यता स्थल, ठीक है। पशुपालन में यहाँ भेड़ और बकरी के भी साक्ष्य मिले हैं, भेड़ और बकरी के भी साक्ष्य मिले, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 61 से जो है राजस्थान हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ, धन्यवाद।